दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत गाजियाबाद की खबर से करेंगे, जहां मुरादनगर में नहर के तेज बहाव में एक लड़का डूब गया। दिल्ली से कुछ लड़के गाजियाबाद में नहर पर नहाने गए थे, जिनमें एक लड़का दोस्तों के मना करने के बाद भी नहर की तेज धार के बीच नहाने के लिए कूद पड़ा। लड़के के नहर में कूदने का वीडियो उसके दोस्तों ने ही बनाया, जिसमें सुनाई दिया कि उसके दोस्त वापस आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन लड़का तैरते तैरते काफी दूर निकल गया। कुछ दूर तक तो वो दिखाई दिया, फिर उसका कोई पता नहीं चला। अब उसे ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। नहर में मोटर बोट की मदद से लड़के की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। तो यूपी के गाजियाबाद में मुरादनगर की तस्वीरें हैं, जहां नहर में एक लड़का नहाने के लिए कूद पड़ा और ये लोग यहां पर खास तौर पर नहाने के लिए इस नहर में गए थे। गाजियाबाद के मुरादनगर की घटना है, जहां पर दिल्ली से कुछ लड़के, जिनमें ये लड़के आपको दिख भी रहे हैं, जो नहर पर नहाने गए थे, जिनमें एक लड़का दोस्तों के मना करने के बावजूद उस नहर में कूद पड़ा और थोड़ी दूर तक दिखाई दिया। उसके बाद वो कहां गया कुछ पता नहीं है। रेस्क्यू टीम लगातार तलाश कर रही है। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ के पानी के बीच एक बाइक सवार फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। फिर उसकी मदद के लिए दूसरा लड़का आगे आया। दोनों बाइक को पानी के बीच निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाढ़ के पानी के आगे इतना ज़्यादा ये बहाव तेज था कि ये लोग कुछ भी कर पाने में असफल रहे और वो बाइक उस पानी में बहती चली गई। तो तस्वीरें देखिए असम के डिब्रूगढ़ की। ये वो इलाका जहां इस वक्त बाढ़ का सबसे बड़ा भीषण कहर देखने को मिल रहा है। लोग बाइक को अपनी संभाल रहे हैं, लेकिन मदद भी ली जा रही है आसपास के लोगों की। ये मदद नाकाफी उस वक्त हुई जब वो बाइक पानी में बहती चली गई। असम के 23 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। इस बार भारी बारिश की सबसे ज़्यादा जो मार है वो असम के डिब्रूगढ़ में पड़ी है, जहां बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बाढ़ के पानी में कई सड़कें और रास्ते सब डूब गए हैं। शहर की सड़कों पर नाव चलने लगी। कुछ लोग तो एक नाव के ऊपर बैठकर सुरक्षित जगह पर जाते दिखे। शहर में इतना पानी भर गया है कि एक जगह पर खड़ी कुछ गाड़ियाँ पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आई। दुकानें, स्कूल और दफ्तर सब पानी में डूबे नजर आए। कुछ लोग एक मोटरसाइकिल को केले के पेड़ से बनाई गई नाव के सहारे सड़क पार करते दिखे। एक मकान के अंदर तो कुछ लोग बिस्तर पर बैठे पानी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। और पक्के मकानों को इस बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कई कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को ये बारिश बहुत परेशानी लेकर आई है। तो असम के डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें, जहां लोग बहुत परेशान हैं इस बाढ़ के पानी की वजह से। आलम ये हो गया है कि लोग करे तो करे क्या, क्योंकि जीवन यापन के लिए तो आगे बढ़ना ही है, गुजरना ही है। अगली तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं असम के तिनसुकिया की, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ भी कमोबेश डिब्रूगढ़ जैसे ही हाल हैं। तिनसुकिया ये इलाका जो पानी में डूब चुका है। लोग कहीं आने जाने के लिए अब सिर्फ नाव के सहारे हैं। गांव पानी में डूब गए हैं, जहां से लोगों को नाव से ही निकलना पड़ रहा है। तो असम के तिनसुकिया की तस्वीरें देखिए, किस तरह से सड़कें नाव के जरिए ही अब पार की जा रही हैं। ये वो सड़कें हैं जो दुपहिया और चार पहिया वाहनों की जरिए गुलजार रहती थी, लेकिन अब वो आलम नहीं है। अब तो नाव ही एकमात्र सहारा है। लोगों के जो गांव हैं वो पानी में डूब चुके हैं, और वो एक दो नहीं, गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। इस कदर वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और कोई जाके हम लोग का सहारा नहीं किया। कोई सरकार का आदमी हम लोग को जाके नहीं देखा है। इतना बड़ा पानी हुआ है, कोई नहीं गया। हम लोग न कोई नहीं गया है, कोई खबर नहीं लिया है ना, कुछ नहीं किया है। किसी का घर में कंट्रोल का चावल था तो खाया, किसी का नहीं था तो नहीं खा के रहा, वैसा है। असम के डिब्रूगढ़ में निचले इलाके पानी में डूबे हैं। बताया जा रहा है कि असम के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों की ओर निकल गए हैं। जो लोग अभी बाढ़ के पानी के बीच गुजर बसर करने को मजबूर हैं, उनके पास खाने की किल्लत हो गई है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को बाढ़ से बाहर निकालने का काम चल रहा है।
अधिकारियों की माने तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां लगातार बारिश की वजह से उफान मार रही हैं और यही वजह है कि लोगों की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। असम में बाढ़ मुसीबत बनकर आई है। तो असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीरें देखिए, जहां आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा और ये पानी किस तरह से लोगों के लिए बहुत मुसीबत लेकर आया है। लोगों को अपने ज़रूरी कामों के लिए घर से निकलना है, महिलाएं बच्चे वो भी अपने ज़रूरी कामों के लिए घर से निकल रहे हैं, तो अब नाव ही एकमात्र सहारा रह गया है। असम में लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जो गुवाहाटी और आसपास के इलाकों के लिए मुसीबत बना है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगातार ऊपर है। नदी का दायरा भी इतना बढ़ गया है कि आसपास के इलाके नदी के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बताया गया कि असम के 23 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम से बातचीत की थी और बाढ़ के हालात की जानकारी ली थी। तो देखिए, उफनता हुआ पानी किस तरह लोगों की मुसीबत बढ़ाता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें गुवाहाटी की हैं। असम के गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस वजह से हो रही है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ये गुवाहाटी और उस आसपास इलाकों को अपनी जद में लिए हुआ है और नतीजा ये है कि जहाँ तहाँ आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। सिक्किम में कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है और रास्ते इस वजह से बर्बाद हो चुके हैं। उत्तर सिक्किम में कई जगह चट्टानें गिरने के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि वहां भारी बारिश होने पर पहाड़ों से पानी रिहायशी इलाकों में उतर आया है, जिसने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। आने जाने के रास्ते पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। बारिश की इस तबाही में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के घरों में कीचड़ भरा हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सिक्किम के अपर जोंगू में 17 मकानों को खासा नुकसान पहुंचा है। बारिश में सिक्किम के कई इलाकों में बिजली कई रोज से गुल है, तो वहीं पीने के पानी की भी खासी किल्लत है। प्रभावित लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और बारिश होने की संभावना जताई है। तो देखिए, इस कदर लोग परेशान हैं कि अब मिट्टी ही दरक रही है। लोगों के रास्ते तहस नहस हो चुके हैं। लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आफत से कम नहीं है। और अभी जो फोरकास्ट है मौसम विभाग की तरफ से वो ये है कि अगले 48 घंटे में और ज़्यादा बारिश होगी। तो सोचिए लोग कैसे गुजर बसर करेंगे। इतना उफनता हुआ पानी रास्तों को लगातार घेरता हुआ नज़र आ रहा है और ये तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नाव भी क्या कर लेगी। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, पहाड़ों पर बारिश की और बारिश से तबाही जो मची है। ये बारिश से तबाही की तस्वीरें इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि देखिए किस कदर मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ती नज़र आ रही है। और जैसा मैं अभी बता भी रही थी कि समतल इलाकों में पानी भरा है तो नाव के ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में अगर बारिश हो रही है तो लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। कितना मुश्किल भरा सफ़र ये रहेगा उनके लिए। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। पानी बढ़ने से नदी के आसपास के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यही वजह रही कि बाढ़ के डर से कई लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित जगहों का रुख किया। लोग परिवार के साथ नाव पर बैठकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते नजर आए। लोगों ने ये भी बताया कि उनके गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वो काफ़ी डरे हुए हैं। प्रशासन ने भी कई गांवों के बाढ़ की चपेट में आने की आशंका व्यक्त की है और इसके लिए पूरी तैयारी का दावा किया है। लेकिन अगर तैयारी होती तो शायद इस तरह के तस्वीरें सामने नहीं आती कि परिवार के परिवार पलायन कर रहे हैं सुरक्षित जगहों के लिए। बिहार के किशनगंज की अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहां एक गांव जाने वाले रास्ते में नदी के बहाव में किस तरह से लोग आगे का सफ़र तय कर रहे हैं, ये देखिए आप। लोगों को आना जाना तो पड़ेगा ही, जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं, लेकिन करें तो करें क्या, क्योंकि ये अभी ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। ये तो लंबा चलने वाला पूरा सिलसिला है। मानसून ने तो अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही दस्तक दी है और ऐसे में इन लोगों के लिए कितने दिन तक ज़रूरी कामों को रोका जा सकता है और इसी वजह से लोग
अब निकल पड़े अपने कामों को पूरा करने के लिए, लेकिन नदियों का बढ़ा हुआ जलस्तर खतरे की घंटी जैसा ही है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में डूब रहे एक आदमी को नाव वालों ने बचा लिया। बताया गया कि पैर फिसलने की वजह से आदमी नदी में गिर गया था, जिसके बाद वो नदी में डूबने लगा। लेकिन गांव वालों ने तुरंत वो एक्शन में आए और उन्होंने नाव के जरिए इस आदमी को बचाया। जिस वक्त आदमी नदी में गिरा, उससे कुछ दूर पर नाव वाले मौजूद थे, जिन्होंने उसे डूबता देखकर अपनी नावों को रफ्तार दी और फिर आदमी को सुरक्षित बचा लिया। आप सोच सकते हैं कि इस तरह से अगर कोई हादसा होगा तो कोई देवदूत ही बनकर आ सकता है, कोई कुदरती कृपा ही होगी जो इस शख्स को बचा सकती थी, और ऐसा ही हुआ। ये शख्स जब पैर फिसलने की वजह से यहाँ डूब रहा था तो नाव में सवार कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने उसको बचा लिया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की अब तस्वीरें देखिए। तेज़ बारिश की वजह से लगातार यहाँ पर भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। नेपाल की तरफ से आने वाली बाढ़ के पानी की वजह से हालात और ज़्यादा बुरे बन गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के खेतों में पानी बढ़ने की वजह से फसलों को हुआ है। बलरामपुर में 12 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर पहाड़ी नालों से आए पानी की वजह से लोगों की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कें, मकान, खेत सब पानी में डूबे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। वहीं रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहीं प्रशासन ने करीब 164 गाँव को अति संवेदनशील मानते हुए बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक लोग आराम से निकलते थे, अब वो घुटनों तक पानी में डूबी हुई हैं और लोगों को यहाँ निकलना ही पड़ रहा है, मजबूरी है। गांव के अंदर बहते पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो वहां कोई नदी बह रही हो। चीन के सिचुआन प्रांत में बाढ़ की वजह से 12 लोगों की जान चली गई है, जबकि 10 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिसके बाद राहत बचाव टीम ने राहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। मोटर बोट से राहत बचाव की टीम सिचुआन प्रांत के लिए इलाकों में पहुंची है। वहां मकान में पानी में डूबे जो लोग हैं उन्हें बचाया जा रहा है। कारें पानी में डूबी हुई हैं, सड़कों का नामो निशान ही नहीं है। फिर मकानों में धंसे लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ है। जो फंसे हुए हैं लोग, उन्हें सुरक्षित निकालने की कवायद तेज है। सिचुआन समेत चीन के 13 प्रांत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, जबकि 78 लोगों की बाढ़ से मौत हुई है। वहां मौसम विभाग ने अगले 28 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। अभी तक तो भारत की हम जब बात कर रहे थे तो 48 घंटे बारिश की चेतावनी ही लोगों को डरा रही थी, लेकिन सोचिए यहाँ जानकारी है कि 28 दिन तक भारी बारिश होगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह की गाड़ियां ही डूब गई हैं, सड़कों का नामो निशान ही गायब हो गया है। रेस्क्यू दल पहुंचे हैं तो वो पहुंच के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो और दिल की धड़कनों को तेज कर दे रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है, कमर से ऊपर तक का पानी, और ऐसे में लोगों का रेस्क्यू करना है। 78 लोगों की जान चली गई इस बाढ़ की वजह से। इस बीच मध्य प्रदेश की सरकार बनने के करीब 100 दिन बाद शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट विस्तार के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के लिए नामों पर चर्चा के लिए शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले। शिवराज सिंह चौहान आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी में योग्य कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है, सतत निर्माण करती है। निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ता योग्य होते हैं, लेकिन उसमें से जो अधिक एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं उनका चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो करेंगे उनका चुनाव। सर्वसमावेशी सर्वव्यापी मंत्रिमंडल बने, इस प्रकार की निश्चित तौर पर योजना पर काम चल रहा है और मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी हमारे नेतागण इस समय दिल्ली में हैं। व्यापक विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। करीब 100 दिन बाद होने जा रहे कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज के नए कुनबे पर सवाल उठाए हैं।
रिकॉर्ड 100 दिन से ज़्यादा हो गए मंत्रिमंडल नहीं बना। इसका मतलब है कि जिस सरकार की प्रारंभ ऐसा हो तो उसका अंत कितना नज़दीक है, और जिस सरकार का प्रारंभ ऐसा हो मध्य प्रदेश का भविष्य कितना संकट में है, ये प्रदेश की जनता देख रही है। मैंने ये कहा ना कि एक अपरिपक्व सरकार और अपरिपक्व मुख्यमंत्री 100 दिन में सरकार नहीं, मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहा है। मध्य प्रदेश का भविष्य संकट में है। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों की अब आइए बात कर लेते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने आज पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग शहरों से निकले हैं और पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें बड़ी तादाद में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहीं बैलगाड़ी पर स्कूटर और कार रखकर प्रदर्शन किया है तो कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट उतारकर विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहीं बैलगाड़ी पर रैली निकाली तो कहीं कहीं कार्यकर्ताओं ने घोड़े पर बैठकर विरोध जताया है। तो 4 तस्वीरें सरकार को घेरने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश भर से सामने आई है, दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, और ये साथ ही आगे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल, ऊना, राजकोट और अजमेर की। तो पूरे देश भर में एक तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर किया जा रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने तेल के बढ़े दामों के विरोध में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर एक पेड़ पर मोटरसाइकिल को लटकाकर सांकेतिक रूप से आत्महत्या करते हुए दिखाया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता मोटरसाइकिल की तस्वीर पर माला डालकर श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एनएसयूआई का अनोखा प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल को सुसाइड करते हुए दिखाया गया है। फांसी लगाकर मोटरसाइकिल ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सुसाइड किया है। ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। दूसरी तरफ एक मोटरसाइकिल जो उसे माला पहनाया गया, यानी कि इसे भी दिवंगत दिखाया गया है। जिस तरह से लगातार कोरोना काल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की कई पार्टियां जो वो लगातार सरकार पर आक्रामक है, हमला कर रही हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ जो है उसको कम करने की मांग कर रही है। यहाँ पे तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो वो बैठे हुए हैं वो लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर सबके हाथ में एक बैनर है जिस पर लिखा हुआ है कि आम आदमी के खिलाफ किस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। लगातार ये मांग की जा रही कि इनकी कीमतों में कमी की जाए। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र का विरोध किया है। तेल की बड़ी कीमतों का विरोध जताने के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी सड़क पर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। तो ये अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का किया जा रहा है और कहीं ट्रैक्टर वालों से बात की जा रही है, कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं। जीतू पटवारी को आप देख रहे हैं जो इस विरोध प्रदर्शन के तहत पेट्रोल पंप पर ही पहुंच गए। इसका नया प्रदर्शन का तरीका कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पूर्व मंत्री हैं और यहाँ पर लोगों से बाकायदा बातचीत करके पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं। साइकिल पर चलते हुए पेट्रोल पंप पर पहुंचे और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तेल की बढ़ती कीमतें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर डाल रही है। नहीं हुआ। चलो आप क्या कह रहे हैं लोग कह रहे हैं तराई तराई है, देश में तराई तराई है। लोगों से ही पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं। तो ये फिलहाल मीडिया जिस तरह से बात करती है उस तरह से देखिए लोगों से बातचीत करके पेट्रोल पंप पर कांग्रेस इस तरह से अपना कार्यक्रम प्रदर्शन करेगा। क्या किया? पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। 2 तरीके से चोट लगती है। एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल
जो भी आप खरीदते हो वो महंगा हो जाता है, तो आपको इनडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। तो आप मिलिए हमारे साथ, एक साथ अगर हम एक आवाज में बोलेंगे तो सरकार को बात समझ आएगी और पेट्रोल का दाम फिर से गिरेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई ना कोई रोड मैप जरूर होना चाहिए जिसके जरिए इन कीमतों को रोका जा सके, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा बोझ है और इस बोझ को कम करने के लिए मौजूदा सरकार को बहुत नीतिगत फैसले लेने चाहिए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 2014 के बाद तेल की गिरती कीमतों का फायदा जनता तक नहीं पहुंचा रही है। तेल की कीमतों के बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस के जो हो रहे हैं उस पर इसी दौरान सोनिया ने सरकार से तेल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की है। मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकालकर खजाना भरने का जीता जागता सबूत है। और इस बीच सोनिया गांधी के वार पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों ने तेल पर टैक्स बढ़ाया है, जबकि केंद्र सरकार इसी पैसे से गरीबों तक मुफ्त रसोई गैस पहुंचाने जैसे काम कर रही है। विश्व की अर्थनीति, भारत की अर्थनीति एक चुनौती भरे समय के अंदर गुजर रहे हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में एनर्जी इंडस्ट्री, विशेष करके तेल और गैस इंडस्ट्री एक विचित्र स्थिति के अंदर गुजर रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी जी की एक बयान को देखा, उन्होंने कटाक्ष किया है, उन्होंने तिजोरी भरने की बात कही है। श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी इन पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपया टैक्स भी लगाई है। कोई तिजोरी नहीं भरा। मोदी जी की योजनाओं में भरना नहीं होता है, बांटना होती है। अगर देश में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और आज आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामले 5.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 5,48,318 हो गए हैं। वहीं इनमें 3,21,723 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 16,475 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 2,10,120 एक्टिव केस हैं और देश के ज़्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ख़राब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,60,000 के पार हो गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली दूसरे नंबर पर है और वहां पर कोरोना के मामले 80,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में तीसरे पायदान पर है तमिलनाडु, जहां कोरोना मरीज 82,275 हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31,000 को पार कर गया है। वहीं 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 से ज़्यादा हो गई है।
राजस्थान 5वें नंबर पर है 22,147 नंबर के साथ। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 1,01,17,000 से ज़्यादा हो चुका है, जिसमें 51,23,827 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 5,01,281 लोगों की मौत हुई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 44,92,592 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 25,48,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 13,44,000 के पार है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,33,000 के पार पहुंच गई है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख के करीब पहुंच गया है। ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,12,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। जैश-ए-मोहम्मद के 6 आतंकियों के बिहार में दाखिल होने की खबर आ रही है। इस सिलसिले में बिहार के पुलिस मुख्यालय से एक अलर्ट जारी किया गया है। ख़ास तौर से पुलिस ने मुजफ्फरपुर सहित मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के आतंकियों के घुसने के बारे में अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना से प्रशिक्षण प्राप्त सभी आतंकियों के नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने की खबर है। कहा जा रहा है कि इन आतंकियों के निशाने पर कई अहम ठिकाने और नामी लोग हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस अपने जवानों को थाने के अंदर ही नई तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। 15 अगस्त का अलर्ट कोरोना महामारी की चुनौती और हाल ही में दिल्ली में सीए और एनआरसी पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का चौतरफा आलोचना हुई थी और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एक साथ इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए थानों में तैनात पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है। इस ट्रेनिंग में प्रदर्शन के दौरान भीड़ से कैसे निपटना है, बेकाबू भीड़ पर कैसे लाठीचार्ज किया जाना है और टीयर गैस का इस्तेमाल कैसे होना है। इसके साथ ही आतंकी हमले के वक्त कैसे खुद को सुरक्षित रखते हुए आतंकियों का सामना करना है, इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर सेंट्रल एजेंसीज ने दिल्ली पुलिस को थ्रेट जारी किया है। साथ ही साथ कोरोना वायरस से दिल्ली पुलिस के जवान कैसे निपटे और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा सीए और एनआरसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हुए पूरे दिल्ली में, उस तरीके से किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान निपटे ऐसे प्रोटेस्ट से और इस कोरोना वायरस महामारी से। इस वजह से जो है दिल्ली पुलिस के जवानों को उनके थाने के अंदर ही यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान है जो कि सिविल में है और इन्हें सिविलियन बनाया गया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरीके से वो बैरिकेटिंग, जब एक प्रोटेस्ट होता है सीए प्रोटेस्ट के दौरान देखा था, सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें हमने देखा था किस तरीके से इसी तरीके से बैरिकेटिंग तोड़ी जा रही थी आम लोगों की तरफ। उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर किया जा रहा है। इलाके के एसएचओ किस तरीके से अनाउंसमेंट करेंगे यहाँ पर देख लीजिए, ये ट्रेनिंग में दिखाया जा रहा है किस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे हैं एसएचओ और जो इनको यहाँ पर ये शख्स ट्रेनिंग दे रहा है और उसके बैरिकेटिंग के पीछे किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े रहेंगे, क्योंकि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा था कि कई बार दिल्ली पुलिस के जवानों को क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि भीड़ जो है बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ गई थी और उसके बाद हिंसा का रूप ली थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हमने देखा था, जामिया में देखा था। इस वक्त हम बदरपुर थाने में मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ड्रिल यहाँ पर चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है। कि आप ये कोरोना की महामारी देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट में एक तो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। हमारा हर साल हम सालाना फायर कराते हैं, लॉन्ग रेंज का, शॉर्ट रेंज का, वो नहीं हो पा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे डीसी साहब ने, जावा 2 साहब ने, 3 साहब ने, 1 साहब ने ये सोचा कि हर थाने में जाके सीडीआई वहाँ जाए, सबको इकट्ठा करें और इस तरह से ये जो हम रिहर्सल करते हैं इसकी रिहर्सल कराएं, जिससे कि जो हमारी मेन चीज़ें हैं उसको हम भूलें ना और अपनी कार्रवाई को सुचारू रूप से करते रहें। अमेरिका के यूटा से खबर है, जहां आतिशबाजी की वजह से लगी आग पास के जंगल में फैल गई। तेज हवाओं की वजह से आग काफ़ी तेज़ी से फैली। आग की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों के घरों को खाली करवाना पड़ा। इलाके में आतिशबाजी मना होने के बावजूद पटाखों का इस्तेमाल होने पर पुलिस पूछताछ में लगी है। आग में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग को बुझाने में कामयाब हो गए।
गाजियाबाद में बाइक पर सवार 2 लोग दिन दहाड़े एक महिला की चेन छीनकर फरार हो गए। अपनी कॉलोनी के गेट की तरफ बढ़ रही महिला के सामने अचानक बाइक पर सवार 2 चोर पहुंचे और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाइक पर पीछे बैठे आदमी ने महिला की गर्दन से चेन खींच ली और ये घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। देखिए किस तरह से गाजियाबाद में एक महिला अपने घर में दाखिल होने की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन अचानक 2 बाइक सवार चोर आते हैं और उसके गले से चेन छीनकर भाग जाते हैं। यूपी के झांसी से अगली खबर है, जहां छेड़खानी के एक आरोपी की लोगों ने सरेआम सड़क पर पिटाई की। बताया गया कि आरोपी लड़का एक लड़की से बदसलूकी कर रहा था, लेकिन लड़की के शोर मचाने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद भीड़ ने लाठी डंडों के आरोपी लड़के को सड़क पर ही दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। बाद में पीड़ित लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही उन लोगों पर भी कार्रवाई की जिन्होंने लड़के की पिटाई की। महाराष्ट्र के डिंडोरी से खबर है, जहां नर्मदा नदी के बढ़े हुए स्तर के बावजूद गांव के मजदूर नदी के अंदर रेत निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरते नजर आए। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आधे पानी में डूबी हुई हैं। नदी में पानी का बहाव भी बढ़ा हुआ है, लेकिन मजदूर जान जोखिम में डालकर पानी से रेत निकालने में जुटे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी की तस्वीरें, जहां नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन खतरे के बावजूद काम में जुटे हैं मजदूर और लगातार रेत निकालते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं है कि अगर इस दौरान और ज़्यादा बहाव बढ़ता है तो कोई हादसा भी हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए ये रेत निकालते हुए नदी से नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर भी बीचों बीच इस नदी के आधार डूबा हुआ खड़ा हुआ है, जिसमें लगातार ये मजदूर काम करते हुए दिख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकारी ऑफिस को 15% स्टाफ तक खोलने की मंजूरी दी गई है। प्राइवेट ऑफिसेज 10% स्टाफ के साथ ही खुलेंगे। मुंबई, थाने, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, नागपुर, नासिक जैसे शहर जहां पर केसेस ज्यादा हैं, वहां की महापालिका रिस्ट्रिक्शन के साथ धीरे धीरे अनलॉक करेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा शहरों को। जो जानकारी बड़ी आ रही है वो ये कि सरकारी दफ्तरों को 15% स्टाफ तक खोलने की इजाजत है, यानी कि किसी भी सरकारी दफ्तर में 15% से ज्यादा स्टाफ नहीं हो सकता है। साथ ही ये आंकड़ा, ये प्रतिशत जो है वो प्राइवेट ऑफिसेज में 10% है। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लॉकडाउन बढ़ाया गया है महाराष्ट्र में। बिल्कुल प्रीति, लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में केसेस आ रहे हैं, निश्चित ही सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने उसमें धीरे धीरे रियायतें देनी भी शुरू की है, फाइनेंशियल सेक्टर को धीरे धीरे खोलना शुरू किया है। और सरकारी ऑफिसेज की बात करें तो पहले जहां एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को आने की परमिशन थी, वहीं अब सभी सरकारी दफ्तरों को 15% तक खोल दिया गया है। प्राइवेट ऑफिसेज को भी 10% तक खोला गया है। उसके अलावा जो ऑफिसेज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके साथ ही कई महानगर पालिकाओं में जहां पर केसेस ज्यादा हैं, वहां की लोकल बॉडी को सरकार ने परमिशन दे दी है कि लोकल बॉडी डिसाइड करेगी कि किन जगहों पर रिस्ट्रिक्शन के साथ खोलना है और क्या क्या चीजें खोलनी है और बंद करनी है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि 31 जुलाई तक जो बढ़ाया गया है उसमें कई सारी चीजों को, फाइनेंशियल सेक्टर को खास करके इसमें काफी तवज्जो दी है और उन जगहों को खोलने के लिए कहा गया है ताकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे थोड़ा निपटा जा सके। तो एक और बात जो कही गई है वो बात ये है कि मुंबई, थाने, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, नागपुर, नासिक जो शहर हैं अभिषेक, वहां केसेस बहुत ज्यादा है और वहां ये कहा गया है कि महापालिका रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ धीरे धीरे अनलॉक करेगी। तो ये जानकारी आप दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए।